Assalamu alaikum dear learners, how are you all? I hope you are all good and doing well in your life. तो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। इस टॉपिक में बेसिकली हम कवर करेंगे कि किस तरह फोर्स का मैग्नीट्यूड और इसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट किया जा सकता है, उसको मालूम किया जा सकता है अगर उसके हमें परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स जो हैं वो मालूम हो। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन से थे, हमने पीछे देखा था एफ एक्स और एफ वाई इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होंगे। तो इस टॉपिक में हम बेसिकली देखेंगे कि अगर हमें एफ एक्स और एफ वाई मालूम हो, ये देखिए अगर हमें एफ एक्स और एफ वाई जो है मालूम हो तो किस तरह हम वेक्टर एफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए इस टॉपिक को प्रॉपर स्टार्ट करते हैं। द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स कैन बी फाउंड इफ़ इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आर नोन। कहता है कि अगर उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स फाइंड हमें मालूम हो, हमें एफ एक्स और एफ वाई का पता हो, तो हम जो है उस फोर्स की मैग्नीट्यूड को और उसकी डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। नीचे जो न्यूमेरिकल हमें वैल्यूज़ नज़र आ रही हैं उसमें बेसिकली उसने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को ही फाइंड आउट किया है। तो देख लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, अप्लाइंग पैथागोरियन थ्योरम टू द राइट एंगल्ड ट्रायंगल ओ ए सी। अब ये देखिए, ये ओ ए सी वाली इसने ट्रायंगल बनाई है, उसमें से उसने पैथागोरियन थ्योरम को उसने अप्लाई किया। पैथागोरियन थ्योरम क्या है, ये मैथ में हमने मसला फिसागोरस 9th क्लास की बुक मैथ की उसमें पढ़ा है, या इंग्लिश मीडियम इंग्लिश में से बोलते हैं पैथागोरियन थ्योरम। इसमें क्या होता है, इसमें ये होता है कि वतर स्क्वायर इज इक्वल टू कायदा स्क्वायर प्लस अमूद स्क्वायर। ठीक है, इसके इक्वल होता है। इंग्लिश में इसको इस तरह से पढ़ते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो देखिए कि इस डायग्राम में हमारे पास हाइपोटेनियस क्या है, हाइपोटेनियस है हमारे पास ओ सी स्क्वायर, और उसके बाद जो बेस स्क्वायर है वो क्या आ जाता है ओ ए स्क्वायर आ जाएगा। और परपेंडिकुलर हमारे पास लाइन कौन सी है, ए सी है, तो मूद का या परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा ए सी के इक्वल, ए सी स्क्वायर के इक्वल। सो हमें पता है कि ओ सी किसके इक्वल है, ओ सी जो है डिटरमाइन कर रहा है या शो कर रहा है कि ये एफ है, फोर्स है। सो ओ सी की जगह हम एफ लगाएंगे और ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ओ ए किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ एक्स को, सो एफ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। इसी तरह ए सी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एफ वाई को, सो एफ वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब ये देखिए, हमने मैथ में ये रूल पढ़ा है कि यहाँ पे एफ के ऊपर क्या है, स्क्वायर है। तो जब हम इसका अंडर रूट लेंगे दोनों साइड्स पे, टेकन अंडर रूट ऑन द बोथ साइड, जब हम बोथ साइड पे लेंगे अंडर रूट लेंगे तो अंडर रूट से स्क्वायर कट हो जाएगा, एफ जो है वो सिंपल आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे अंडर रूट नहीं कटेगा क्योंकि दरमियान में प्लस है, इसलिए अंडर रूट साथ ही आएगा। सो ये हमारे पास फाइनल फार्मूला है एफ फाइंड करने का। अगर हमें एफ एक्स और एफ वाई मालूम हो तो किस तरह से हम एफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। ये फार्मूला है, इसको हाईलाइट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए, ये न्यूमेरिकल्स में आगे यूज़ होगा। आगे देखिए, यहाँ उसने ऊपर बताया कि हम मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड आउट करेंगे। यहाँ तक मैग्नीट्यूड फाइंड हो गया। अब हम डायरेक्शन की तरफ चलते हैं कि किस तरह अगर हमें एफ एक्स भी मालूम हो, एफ वाई भी मालूम हो, तो किस तरह से हम उसकी डायरेक्शन को, फोर्स यानी किस डायरेक्शन पे लग रही है, किस एंगल पे लग रही है, हम वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। कहते हैं कि यूजिंग इक्वेशन 4.4 कहते हैं इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए द मैग्नीट्यूड एफ ऑफ द रिक्वायर्ड वेक्टर एफ कैन बी डिटरमाइंड। उसका जो मैग्नीट्यूड है वो हमें फाइंड आउट कर सकते हैं। और डायरेक्शन किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, उसने फार्मूला दिया है। यहाँ ऊपर देखिए कि टेन थीटा हमारे पास किसके बराबर है, टेंजेंट थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। परपेंडिकुलर क्या होगा हमारे पास एफ वाई, और बेस क्या होगा हमारे पास एफ एक्स। सो जब टेन थीटा इज इक्वल टू एफ वाई और एफ एक्स, ये वाला फार्मूला हम लगाएंगे तो थीटा इधर ही रहेगा, टेन उधर जाके रिवर्स हो जाएगा, टेन इनवर्स एफ वाई ओवर एफ एक्स। तो ये फाइनल जो है फार्मूला आ जाएगा एंगल फाइंड आउट करने का, कि हमारी जो फोर्स है किस एंगल पे लग रही है, उस एंगल को फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला आ गया। सो आप इस फार्मूले को भी हाईलाइट कर लीजिए और याद कर लीजिए। बाय यूजिंग टेबल ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ थीटा कैन बी डिटरमाइंड। कहता है कि इसकी हम वैल्यूज़ को पुट करके क्या करेंगे, थीटा की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस टॉपिक को हमने क्या देखा, इसके अंदर हमने देखा कि हम फोर्स की मैग्नीट्यूड को किस तरह से फाइंड कर सकते हैं अगर हमें उनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मालूम हो, और हम किस तरह उसका एंगल है या उसका डायरेक्शन को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हम उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स या एफ एक्स और एफ वाई मालूम हो, तो हम किस तरह से ये दोनों चीज़ें मालूम कर सकते हैं। सो हमने इनके फाइनल फार्मूलाज को भी देख लिया और आपने इनको याद रख लेना है। आगे चलते हैं जी एग्जाम्पल 4.3 की तरफ। इसमें वो कह रहे हैं कि अ फोर्स ऑफ 160 न्यूटन इज एक्टिंग ऑन अ वुडन बॉक्स एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन।
इसमें कहा जा रहा है कि 160 न्यूटन की फ़ोर्स है, जो कि वुडन बॉक्स, ये देखिए वुडन बॉक्स है, इस पे 160 न्यूटन की फ़ोर्स लग रही है। किस एंगल पे लग रही है? 60 के एंगल पे लग रही है। कहता है कि डिटरमाइन, मालूम करें द वैल्यूज़ ऑफ इट्स एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स। कहता है कि इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स को फाइंड आउट कीजिए। देखिए जैसे हमने पीछे एक्स और वाई कंपोनेंट्स को फाइंड आउट किया गया, बिल्कुल इसी तरह हम इसके एक्स और वाई कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करेंगे। किस तरह से करेंगे? मैंने पीछे आपको हाईलाइट करवाए थे 2 फार्मूलाज, अगर आपको याद हो प्रीवियस लेक्चर में, तो आप देख लीजिए कि एफ एक्स किसके बराबर होता है? एफ एक्स बराबर होता है एफ कॉस थीटा के, और एफ वाई किसके बराबर होता है? एफ वाई इज इक्वल टू एफ साइन थीटा के। सो वही फार्मूलाज हम यहाँ पे रिपीट करेंगे, उनको लगाएंगे और पुटअप करेंगे, और वैल्यूज़ हम यहाँ पे लगा के अपनी वैल्यूज़ को जो हमारा ये एक्स और वाई कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट कर लेते हैं। सो देखिए एफ हमारे पास है 160 न्यूटन के, और थीटा किसके बराबर है, यानी एंगल किसके बराबर है? 60 के। सो हमें पता है कि एफ एक्स बराबर है एफ कॉस थीटा के, और एफ की वैल्यू पुट करेंगे, क्या है? 160 है, और कॉस थीटा हम वहाँ पे पहले फाइंड आउट करके रख लेंगे। कॉस थीटा किसके बराबर है? कॉस और थीटा 60 है, तो इनको जब हम कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0.5। सो 0.5 को हम यहाँ पे पुट करेंगे, और फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा मल्टीप्लाई करने से 80 न्यूटन। इसी तरह हम एफ वाई को फाइंड आउट कर लेते हैं। एफ वाई का हमने पीछे फार्मूला पढ़ा एफ साइन थीटा, एफ की वैल्यू पुट करेंगे, और साइन थीटा को हमने पहले ही ऊपर फाइंड आउट कर लिया है, क्या है? 60। साइन 60 क्या आंसर आएगा? 0.866। जब हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे और इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 138.6 न्यूटन। सो ये थी स्टूडेंट्स आज की एग्ज़ाम्पल। आई होप कि आपको इनके जो फार्मूलाज हैं और आपको ये एग्ज़ाम्पल अच्छे से समझ आ गई होगी, और आपको इस बात की भी समझ आ गई होगी कि किस तरह से हम उसका मैग्नीट्यूड और एंगल को यूज़ करते हुए इसके कंपोनेंट्स को फाइंड कर सकते हैं, और किस तरह से हम इनके कंपोनेंट्स को लेकर इसके मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को फाइंड आउट कर सकते हैं। सो अगला जो हमारा टॉपिक है वो है जी प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। इसमें बेसिकली हमें बताएगा कि जो मूवमेंट्स ऑफ फोर्स है या जो मूवमेंट्स है उसके असूल क्या हैं, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। तो चलिए रीड आउट करते हैं। टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी। कहता है कि हम एक एक्टिविटी को परफॉर्म कर लेते हैं। चलिए जो एक्टिविटी को स्टार्ट करते हैं। इसमें वो कह रहा है कि अ बैलेंस ऑफ मीटर रोल ऑन अ वेज एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी सच दैट द मीटर रूल स्टे हॉरिजॉन्टल। कहता है कि हमने क्या करना है, एक मीटर रूल को लेना है, यानी कि एक हमने मीटर रूल को लेना है। उसको क्या करना है, उसके जो मरकज़ है यानी कि जो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर बॉडी जो है वो एक पॉइंट के ऊपर बैलेंस हो जाती है, ना इधर को झुकती है ना इधर को झुकती है। उसका क्या होता है, वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, जहाँ उसकी ग्रेविटी या सारे पॉइंट्स की जो पोजीशन होती है नीचे की जानिब होती है, और वहाँ पर वो जो बॉडी है वो बैलेंस हो जाती है। कहते हैं कि हमने उसको बैलेंस सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पे इन शॉर्ट क्या है, CG पॉइंट ऐसा है जो क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। कहते हैं हमने उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे सेट कर दिया है हॉरिजॉन्टल, यानी उसकी इस तरह की पोजीशन में हमने उसको सेट कर दिया है। सस्पेंड 2 वेट्स W1 एंड W2 ऑन इट्स वन साइड ऑफ द मीटर रूल एट डिस्टेंस L1 एंड L2 फ्रॉम द सेंटर, एंड इट्स थर्ड वेट W3 ऑन द अदर साइड एट द डिस्टेंस L3 until the rule is again balanced। इसमें वो कह रहा है कि हमने क्या किया, W1 एक वेट है, W2 वेट है, हमने उसको एक साइड पे सस्पेंड कर दिया, हमने यानी कि लटका दिया, और इसी तरह हमने जो W3 वाला है, W3 वाला थर्ड वाला वेट है, वो हमने क्या किया, हमने दूसरी साइड पर लटका दिया। अब देखिए कि जो W1 का जो डिस्टेंस है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वो कितना है, L1। इसी तरह W2 का क्या है, L2, और इसी तरह W3 का क्या है, L3। अब आप देखिए कि जब हमने ये W1 और W2 लगाया तो क्या हुआ कि ये जो स्लाइड है या जो रूल है इस साइड पे झुक गया, इस साइड पे, क्योंकि यहाँ पे वज़न ज़्यादा है। इसी तरह जब हमने ये वाला लगा दिया तो दोनों साइड्स पे वेट इक्वल हो गया, और जो ये रूल है वो क्या हो गया, अगेन बैलेंस्ड हो गया, यानी बैलेंस हो, क्योंकि दोनों साइड पे जो हमारे पास वजन है, वेट है, वो इक्वल हो गया, सो ये बैलेंस हो गया। अब देखिए द वेट्स W1 एंड W2 टेंड टू रोटेट द रॉड एंटी क्लॉकवाइज अबाउट CG। इसमें वो कह रहा है कि W1 और W2 जो है, जब हमने ये दोनों लटकाए तब क्या हुआ, जो रॉड है हमारे पास या जो ये रूल है मीटर रूल, उसने क्या किया, वो एंटी क्लॉकवाइज में घूम गया। अब मेरी बात सुनिए, देखिए कि ये क्लॉक है, हम एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज जो मूवमेंट है उसमें बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है, ये कि ये कैसी मूवमेंट है, बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये जैसा कि क्लॉक है, अगर ये देखिए क्लॉक 12 से 1 की तरफ इस तरह मूवमेंट करेगा तो उसको कहेंगे कि क्लॉक वाइज डायरेक्शन, यानी कि क्लॉक की सूरत में घूमना, ये क्लॉक वाइज है। एंटी क्लॉक वाइज होगी कि उसी क्लॉक वाइज के उल्टे, यानी क्लॉक इस जानिब ऐसे रोटेट करता है ना, घूमता है, जो क्लॉक की जो
अंदर सुई होती है वो इस जानिब को घूमती है, अगर वही क्लाक की सुई इस जानिब को घूमने लग जाए तो वो एंटी क्लॉकवाइज होगी, यानी कि क्लॉकवाइज के बिल्कुल मुखालिफ, उसके अपोजिट। सो यही कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी। अब देखिए कि W1 और W2 जो है जब यही ये यहाँ पे सस्पेंड किए जाएंगे, W2 नहीं किया जाएगा तो तब क्या होगा, जो रॉड है वो हमारा, क्योंकि इस साइड पे वजन ज़्यादा है सो इस जानिब घूम जाएगा। जब ये इस तरह जानिब ऐसे राउंड होगा तो क्या होगा, हमारे पास एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगी, क्योंकि क्लॉकवाइज तो इस जानिब पे होती है। सो ये जो रॉड है हमारे पास वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट हो जाएगा। इसी तरह कहता है कि द जो वेट 3 है जब हम उसको सस्पेंड करते हैं तो क्या होता है, एंड द वेट 3 टेंड टू रोटेट इट्स क्लॉकवाइज। जब हम अकेले इसको करेंगे तब क्या होगा, ये नहीं होगा तो बॉडी इस जानिब झुक जाएगी और इस जानिब को रोटेट होना शुरू हो जाएगी। कहता है कि द वैल्यूज ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द वेट्स आर W1 मल्टीप्लाई L1 और W2 मल्टीप्लाई L2 एंड W3 मल्टीप्लाई L3। यहाँ पे उसने तीनों के मोमेंट्स को बारी बारी लिखा है। मोमेंट्स जो है वो किसके बराबर होती है, W और L को मल्टीप्लाई करने से। सो जो W1 है उसका मोमेंट क्या होगा, यानी कि उसके वेट को और उसकी लेंथ को हमने मल्टीप्लाई कर देना। इस तरह W2 के केस में भी W2 और L2 को मल्टीप्लाई कर देना। इसी तरह W3 के केस में हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना। कहता है कि जब मीटर और बैलेंस हो रहता है, यानी कि इस साइड पर भी उतना ही वेट होता है, इस साइड पर भी उतना ही वेट होता है, क्लॉक जो रॉड है हमारा बैलेंस हो रहता है, हिलता जुलता नहीं है, ना इस टाइम टिल्ट होता है ना इस टाइम टिल्ट होता है, तब क्या होता है कि टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू, बराबर हो जाती है टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट्स के, यानी कि ये वाला जो मूवमेंट है इस मूवमेंट के बराबर हो जाता है। अब ये देखिए L1 जो है, L1 और L2 इन दोनों का जो प्लस, हम जब इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये L3 के इक्वल हो जाएगी, यानी कि L भी बराबर हो गया। और अगर हम इनके वेट्स को प्लस करेंगे तो ये इस वेट के इक्वल हो जाएगा, यानी दोनों चीज़ें सेम होगी। इस वजह से क्या होगा, रॉड जो है वो किसी भी डायरेक्शन में राउंड नहीं करेगा, रोटेट नहीं करेगा, और ये रॉड जो हमारा बैलेंस हो जाएगा किसके ऊपर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के ऊपर। सो इसी पॉइंट को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। ठीक है, ये जो हमारा टॉपिक है, ये जो हमने लास्ट पे रिजल्ट निकाला कि कोई भी बॉडी उस वक्त बैलेंस होगी जब दोनों साइड्स पे उसके क्लॉकवाइज भी और एंटी क्लॉकवाइज भी मूवमेंट्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे, तब हमारे पास बॉडी जो है वो बैलेंस कंडीशन में आएगी। सो इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। व्हेन अ बॉडी इज इन बैलेंस पोजीशन, जब बॉडी बैलेंस पोजीशन में होती है, यानी कि किसी भी साइड पे रोटेट नहीं कर रही होती, ना ही क्लॉकवाइज में ना ही एंटी क्लॉकवाइज में, द सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स अबाउट एनी पॉइंट्स इक्वल टू द सम ऑफ द एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स अबाउट दैट पॉइंट। कहता है कि उसके जो एंटी क्लॉकवाइज हैं और क्लॉकवाइज मूवमेंट्स हैं वो बिल्कुल सेम हो जाएंगी, जिसकी वजह से बॉडी रोटेट नहीं करेगी और बिल्कुल बैलेंस हो जाएगी। आई होप आपको इस टॉपिक का समझ आ गया होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम अपना नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं, विच इज़ अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। इस टॉपिक में हम देखेंगे कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है और सेंटर ऑफ मास क्या है, और इन दोनों का क्या रूल है बॉडी को रोटेट कराने में, बॉडी को मूव करवाने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज़ कम्पोज ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सम पार्टिकल। इसमें कहा जा रहा है कि जो ऑब्जेक्ट है हमारे पास, कोई भी चीज़ है, कोई भी बॉडी है, वो छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स पर मुश्तमिल होती है। जो हमें ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा होता है, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल किताब है, कोई भी चेयर है या कोई पत्थर है, वो हमें एक मुकम्मल ऑब्जेक्ट लगती है, लेकिन इन रियलिटी वो क्या होती है, छोटे छोटे ज़रात या छोटे छोटे पार्टिकल्स, फॉर एग्ज़ाम्पल एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनसे मिलकर बनी होती हैं। ये जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे, ये मिलकर एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर एक ऑब्जेक्ट की शक्ल को बनाते हैं। ईच पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन द बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। यानी कि ईच पार्टिकल, हर जो पार्टिकल है, हर जो ज़र्रा है, इज एक्टिव अपॉन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ अर्थ यानी ज़मीन के मरकज़ की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है, या ज़मीन के मरकज़ की तरफ वो गिर रहा होता है। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? ग्रेविटेशनल फोर्स एक ऐसी फोर्स है ज़मीन के ऊपर जो हर पार्टिकल को ज़मीन की तरफ खींचती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने फर्स्ट चैप्टर में भी इसको रीड आउट किया था कि हर चीज़ नीचे क्यों गिरती है। जब इसको न्यूटन ने एक्सप्लोर किया तो न्यूटन ने फाइंड आउट किया कि एक ऐसी फोर्स होती है अर्थ के ऊपर जो हर चीज़ को नीचे की जानिब खींचती है, वो फोर्स कौन सी होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ पे भी वो यही बयान कर रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हर पार्टिकल, ईच पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स टू डायरेक्टली टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हर पार्टिकल ज़मीन की तरफ होता है। As the object is small as compared to the earth, the value of g can be taken as uniform over all particles.
इसमें कहा जा रहा है कि जो बॉडी है, ये वाली जो बॉडी जिसकी पिक्चर नीचे दिखाई गई है, ये बॉडी जो है ये ज़मीन के मुकाबले में बहुत छोटी है। इसलिए जो इसकी एक्सेलरेशन है या इसकी फोर्स ऑफ ग्रेविटी है उसको तमाम पार्टिकल्स के लिए यूनिफॉर्म समझा जाएगा, यानी कि तमाम पार्टिकल्स जो हैं वो इक्वली जो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है उसको फील करते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं। देयरफॉर ईच पार्टिकल एक्सपीरियंस द सेम फोर्स mg से क्या मुराद है, फोर्स, यानी इसका फॉर्मूला है F=mg। कहता है कि इसलिए जो तमाम पार्टिकल्स हैं वो एक जितनी फोर्स को एक्सपीरियंस करेंगे, क्योंकि जी की वैल्यू हमने ऊपर पढ़ा कि ग्रेविटेशनल फोर्स की जब वैल्यू सेम होगी तो इसलिए जो जी की वैल्यू है हर एक के लिए सेम होगी, हर एक के लिए इक्वल होगी। Since all these forces are parallel and act in the same direction, so their resultant shown in 4.14 figure will be equal to the sum of all these forces. अब 4.14 डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है कि जो ब्लैक एरोज नीचे की जानिब है ये बेसिकली ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन को उन्होंने शो किया हुआ है कि यानी हर पार्टिकल पर जो लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी डायरेक्शन ज़मीन की जानिब होती है, नीचे की जानिब। अब 4.14 फिगर में उसने कहा हुआ है कि ये जो एक एरो दिखाया गया है ये क्या है, बेसिकली ये रिजल्टेंट दिखाया गया है ग्रेविटेशनल फोर्सेस का, जो ये ब्लैक एरो सारे दिखाए गए हैं। और 4.14 फिगर में जो एक एरो है वो इन सब का रिजल्टेंट है, यानी इन सब का मजमुआ है, इन सब का सम अप है। यानी कि अगर कई फोर्सेस, जैसा कि 4.14 फिगर ए में है कि जिस तरह कई फोर्सेस की डायरेक्शन एक ही, जैसे कई फोर्सेस जो हैं उनकी डायरेक्शन कई फोर्सेस जो हैं वो एक ही डायरेक्शन में लगें और वो एक दूसरे के पैरेलल हों, तो फिर क्या होगा कि जब आपस में जमा होंगी तो ज़्यादा फोर्स लगाएंगी, क्योंकि इनका रिजल्टेंट ज़्यादा होगा, इन सब का जो असर है, इफ़ेक्ट है, वो सम अप हो जाएगा। यहाँ भी ऐसा ही है कि हर पार्टिकल पर जो फोर्स लग रही है वो एक ही सिमत में है, सो टोटल फोर्स जो होगी यानी रिजल्टेंट फोर्स वो इन सब का सम अप हो जाएगी। यहाँ पे बताया गया है कि रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू सिग्मा mg। अब जो सिग्मा ये वाला है, सिग्मा इसका मानी क्या है, बताया जा रहा है कि वेयर सिग्मा मीन्स द सम ऑफ, यानी सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू रिजल्टेंट फोर्स, यानी रिजल्टेंट फोर्स जो ये वाली फोर्स है वो किसके बराबर होगी, इन तमाम को जब सम अप किया जाएगा, इनको जमा किया जाएगा तो हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो आ जाएगी। We know that the sum of the gravitational forces acting on all particles is equal to the total weight of the object W is equal to mg। इसमें कह रहा है कि we know, जैसे कि हम जानते हैं कि तमाम पार्टिकल्स पर लगने वाली जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस है उसका जो सम अप है किसके बराबर होता है, कुल वज़न के बराबर होता है, यानी टोटल वेट के बराबर होता है। और हमें पता है कि वेट किसके बराबर होता है, mg के। और यहाँ पर कह रहा है कि जो m है वो किसके बराबर है, सम ऑफ ऑल मासेस, यानी जो वेट है वो किसके बराबर होगा, mg के। और m किसके बराबर होगा, तमाम सम ऑफ ऑल मासेस का, यानी मास ऑफ द सब्जेक्ट के बराबर होगा। सो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी की उसने डेफिनेशन दी है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज दैट पॉइंट वेयर टोटल वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट अपीयर्स टू बी एक्टिंग। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन है, इसे हाईलाइट कर लीजिए। कहता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज़ दैट पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट है, एक ऐसा नुक्ता है किसी भी बॉडी का, वेयर टोटल वेट, जहां उसका सारा वज़न जो है अपीयर टू बी एक्टिंग, जो उसका सारा जो उसका वज़न है वो एक्ट करता हुआ महसूस होता है, यानी अमल करता हुआ महसूस होता है। अगरचे जिस्म के पार्टिकल्स जो हैं वो अलग अलग जगहों पे फोर्स लगा रहे होते हैं, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि जो सब का इफेक्ट है, जो सब का असर है वो एक ही पॉइंट पर जमा हो गया है, जैसे हमने यहाँ पे देखा था। यानी ये जो हैं सारे पार्टिकल्स अलग अलग फोर्स लगा रहे हैं, इनकी फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में है, लेकिन इनका जो पॉइंट है वो अलग से है, लेकिन जब हम इनका सम अप करेंगे तो वो एक ही निकलेगा। तो ये पॉइंट जो है वो क्या कहलाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और पूरे जिस्म का जो वज़न है वो एक ही मुकाम पर लगा हुआ है, इसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इफ़ अ बॉडी इज स्पॉटेड एट इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी, कहता है कि अगर हम किसी भी बॉडी को इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से सपोर्ट कर देते हैं, यानी सहारा दे देते हैं, तो क्या होता है, इट स्टेज देयर विदाउट रोटेशन, तो बगैर घूमे अपनी जगह पर कायम रह सकता है। मिसाल के तौर पर आपने देखा होगा कि कुछ जो बॉयज़ हैं या जो हमारे पास म्यूजिशियंस होते हैं वो क्या करते हैं, किसी भी बॉडी को अपनी फिंगर के ऊपर बैलेंस करके घुमाते हैं या बैलेंस कर लेते हैं, और बॉडी ना नीचे गिरती है और ना ही वो रोटेट करती है, ठीक है। ऐसे फिंगर की टिप के ऊपर वो पूरा एक फुटबॉल को रख लेते हैं या कोई भी एक पूरी बॉडी को रख लेते हैं। इसी तरह जब हम किसी
या किसी भी शो में हम देखते हैं कि एक आदमी एक पतली सी वायर के ऊपर या एक पतले से रस्से के ऊपर जो है चल कर जा रहा होता है, तो वो क्या करता है कि अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी को या अपनी जो बॉडी पोजीशन है उसको एक रस्से के ऊपर बैलेंस कर लेता है, यानी अपनी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो रस्से के ऊपर बैलेंस कर लेता है, जिसकी वजह से ना वो गिरता है और ना ही उसकी बॉडी जो है वो टर्न होती है या रोटेट होता है, जिसकी वजह से वो बैलेंस रहता है अपने ऊपर, वो रस्से के ऊपर वो अपनी बॉडी को बैलेंस कर लेता है। The center of gravity of an object of regular shape lies at its geometrical center. कहता है कि कोई एक ऐसा जिस्म या एक ऐसी बॉडी जिसकी जो शेप है वो रेगुलर होती है, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसके ज्योमेट्री के सेंटर पर होता है। यानी अगर ऑब्जेक्ट की जो शेप सिमेट्रिक है, यानी एक रेगुलर है या उसको बिल्कुल एक शेप दी गई होती है और सिंपल होती है, फॉर एग्जांपल जैसे स्क्वायर आ जाता है, उसकी एक प्रॉपर शेप होती है, सर्कल उसकी भी एक प्रॉपर शेप होती है, जैसे रेक्टेंगुलर उसकी भी एक प्रॉपर शेप होती है, और स्फेयर जैसे उसकी भी एक प्रॉपर शेप होती है। तो इन सब जो ये शेप्स हैं उनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो बिल्कुल कहाँ पे होती है, सेंटर में होती है। तो इसमें यही वो बताना चाह रहा है कि ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट्स जो रेगुलर शेप के होते हैं, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, जैसे ट्रायंगल है, जैसे स्फीयर है, जैसे रेक्टेंगुलर है, तो इनकी जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पे होती है, बिल्कुल सेंटर में होती है। कहता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम ज्योमेट्रिकल शेप्स आर शोन इन द फिगर टेबल 4.1। यहाँ पे उसने ऑब्जेक्ट बताए हैं कि ये ऑब्जेक्ट हैं और इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट कौन कौन सा हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए कि जो राउंड प्लेट है, स्फीयर है, सिलेंडर है, मीटर रूल है, इन सब के जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पे होते हैं, इनके सेंटर में होते हैं। बाकी रह गए दो पॉइंट्स, ट्रायंगुलर जो है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस। ट्रायंगुलर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उस पॉइंट पर होता है जहाँ पर तीनों मीडियंस यानी तीनों लाइनें जो हैं, हमने पढ़ा है कि ट्रायंगल में 3 लाइनें होती हैं, जहाँ पर हर लाइन जो है वो दूसरी लाइन को काट रही होती है, या वो किनारे जो एक दूसरे को जोड़ रहे होते हैं, वहाँ पर इसके पॉइंट जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है, यानी जहाँ पे दो लाइनें आपस में इंटरसेक्ट हो रही हैं, आपस में जुड़ रही हैं, वहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनका होता है। बाकी रह गए दो, वो है स्क्वायर और रेक्टेंगुलर, इनका कहाँ पे होता है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। कहता है कि जहाँ पे इनकी डायगोनल्स हैं या जहाँ पर इनकी कतरें हैं वो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, आपस में मिलती हैं, आपस में जुड़ती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, तो वहाँ पर इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो उस पॉइंट पे होता है। आगे देखिए जी, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है जी सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ प्लेन लेमिना। अब लेमिना क्या होता है, लेमिना एक सीधी चिपटी हुई या बिल्कुल प्लेन प्लेट को कहते हैं। कहते हैं अगर हम उसको देख लें, उसमें यहाँ उसने हमें प्रैक्टिकल के तौर पर यहाँ पे एक टॉपिक दिया है कि जिस तरह एक प्लेन प्लेट है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी को हम देख लेते हैं, फाइंड आउट कर लेते हैं कि कहाँ पर उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि फॉर एन इरेगुलर शेप्ड प्लेन लेमिना द सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैन बी फाउंड बाय सस्पेंडिंग इट फ्रीली थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स। इसमें वो कह रहा है कि एक इरेगुलर शेप है, यानी कि उसकी कोई भी रेगुलर या एक प्रॉपर शेप नहीं है प्लेन लेमिना की, एक प्लेन प्लेट की। कहता है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको फाउंड कर सकते हैं, उसको लटका कर फ्रीली आज़ादाना तौर पर थ्रू डिफरेंट पॉइंट्स पर हम उसको लटका कर देख लेंगे कि उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पर है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देख लीजिए 4.15 फिगर में उसने पहले इसको यहाँ पे लटकाया, फिर यहाँ पे लटकाया, फिर इनको सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट किया। ये जो सी जी है ये इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। आगे हम देख लेते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर प्लेन लेमिना। ये असल में कह रहा है कि अगर हमारे पास जो लेमिना है यानी जो प्लेट है वो बिल्कुल सीधी हो, स्क्वायर में हो या सर्कल में हो, तो ऊपर हम पढ़ के आए कि एक स्फेयर और सर्कल जो होता है उसका सेंटर कहाँ पे होता है, बिल्कुल उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर में होता है। लेकिन अगर उसकी शेप जो है वो बहुत अजीब सी हो, बहुत इरेगुलर हो, जैसे एक पत्ता होता है, ठीक है, उसकी ना स्क्वायर होती है, ना उसकी रेक्टेंगुलर होती है, ना उसकी सफ़ेयर होती है। कहते हैं कि उसकी अगर इरेगुलर शेप हो तो उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो कहाँ पे होगा, वो बिल्कुल नज़र नहीं आएगा हमें, इसलिए हम इसको डिफरेंट जगहों पे लटका कर उसको मालूम कर लेते हैं। Each time the object is suspending, its center of gravity lies on the vertical line drawn from the point of suspension with the help of the plumb line. अब वो कह रहा है कि जब हम लेमिना है यानी वो कोई भी हमारे पास इरेगुलर एक प्लेन प्लेट है, उसको जब हम किसी होल से या किसी भी स्पोर्ट से हम लटकाएंगे, उसको सस्पेंड करेंगे, तो क्या होगा कि पहले वो थोड़ा थोड़ा हिलेगा, सस्पेंशन के ज़रिए थोड़ा थोड़ा हिलेगा, फिर क्या होगा वो बैलेंस एक कंडीशन में आ जाएगा। तो जब वो बैलेंस कंडीशन में होगा तो उसका जो सेंट्रल ग्रेविटी है वो लटकाए गए पॉइंट के नीचे वाली वर्टिकल लाइन। सो हम प्लम लाइन यहाँ से क्या मुराद है, कहता है कि हम जो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो फाइंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एन प्लम लाइन। अब प्लम लाइन क्या है, प्लम लाइन एक धागे का टुकड़ा है या एक रस्सी का टुकड़ा है, जो एक हम क्या करेंगे उस पॉइंट जिसके साथ हमने बॉडी को लटकाया है उसके साथ हम लटका देंगे, जिससे एक वर्टिकल लाइन बन जाएगी।
फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखिए कि यहाँ पे ये होल है, यहाँ पे हमने बॉडी को किसी सपोर्ट के साथ या किसी कील के साथ या इस तरह किसी सपोर्ट के साथ हमने इसको सस्पेंड किया था। जब वो सस्पेंड हो गया और बॉडी अपनी बैलेंस पोजीशन में आई तो हमने प्लम लाइन के ज़रिए एक लाइन को ड्रा कर लिया। इसी तरह यहाँ पे बॉडी को लटकाया और हमने लाइन को ड्रा कर लिया। और देखिए कि यहाँ जहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहाँ दोनों लाइन एक दूसरे के साथ मिल रही हैं, वहाँ पर हम पॉइंट लगा देंगे और वो जो पॉइंट है वो हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आगे देखिए, द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज एट द पॉइंट वेयर टू सच लाइंस क्रॉस ईच अदर एज शोन। कहते हैं कि जब हम दोनों लाइनें ड्रा कर लेंगे, बॉडी को डिफरेंट पॉइंट्स पर सस्पेंड करके और प्लम लाइन के उनकी जो लाइन है उसको ड्रा करेंगे, तो क्या होगा कि दो लाइनें हमारे पास आ जाएंगी और जहाँ पे वो दोनों लाइनें एक दूसरे को क्रॉस करेंगी और जहाँ जैसा कि हमें यहाँ पे डायग्राम या फिगर में नज़र आ रहा है, तो वो हमारे पास क्या होगी, असल पॉइंट होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का। The center of gravity can exist inside a body or outside the body as in the case of cup। कहते हैं कि जो ज़्यादातर जो बॉडी होते हैं या जो ज़्यादातर ऑब्जेक्ट होते हैं, इनको जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो एग्जिस्ट करता है बॉडी के अंदर ही। और कई ऐसी बॉडीज़ होते हैं जिनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है वो किसी के बॉडी के बाहर भी एग्जिस्ट कर सकता है, जैसा कि कप के केस में होता है। अब देखिए कि ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनके अंदर होता है। मिसाल के तौर पर एक बॉल है या कोई ब्लॉक है, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्वियसली उसके अंदर होगा ऑब्जेक्ट के। लेकिन कुछ ऐसे हॉलो शेप्स हमारे पास आ जाती हैं, देखने में आ जाती हैं, जैसा कि कोई खोखला ऑब्जेक्ट है, जैसा कप है, जैसा रिंग है, तो जो उनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वो बाहर भी आ सकता है, क्योंकि इनकी जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनकी डिफरेंट हो सकती है। इसलिए इनका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, हम इसका आउटसाइड भी देख सकते हैं। अब ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया। इसमें हमने देखा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो एक प्लान लेमिने है उसकी किस तरह से फाइंड आउट की जाती है। बॉडी को हम डिफरेंट पोजीशन पर हैंग करते हैं या सस्पेंड करते हैं, उसके ज़रिए हम एक वर्टिकल लाइन को ड्रा करते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लम लाइन, और उसकी मदद से जब दो लाइनों को ड्रा कर लेते हैं, जहाँ पर दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ पर मिलती हैं, वो लाइन क्या होगी, हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी। आगे देखिए जी, आ गया अगला पॉइंट है हमारे पास सेंटर ऑफ मास। अब हम उसको देख लेते हैं। देखिए जी, न्यूटन्स सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज़ एप्लीकेबल टू सिंगल पार्टिकल और सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल्स। इसमें वो कह रहा है कि जो न्यूटन का सेकंड लॉ है, जो न्यूटन का दूसरा कानून है, किसके बारे में है, मोशन के बारे में है, हरकत के बारे में है। कहता है कि वो एक सिंगल पार्टिकल पर भी एप्लीकेबल हो सकता है, अप्लाई हो सकता है, और अगर ज़्यादा हमारे पास पार्टिकल्स होंगे, एक उनका सिस्टम होगा, तो उस पर भी वो अप्लाई हो सकता है। अब न्यूटन का जो सेकंड लॉ ऑफ मोशन है वो क्या था, उसने कहा था कि जो हमारे पास फोर्स होती है वो किसके बराबर होती है, मास और एक्सेलरेशन के हासिल ज़रब के बराबर होती है, यानी F इज़ इक्वल टू एम ए। ये जो इक्वेशन है F इज़ इक्वल टू एम ए, ये न्यूटन सेकंड लॉ को एक्सप्लेन करती है। कहता है कि वो एक पार्टिकल पर भी लागू हो सकती है और पार्टिकल्स का कई मजमुआ हो उस पर भी वो लागू हो सकती है। Even when the parts of a system have different velocities and acceleration, there is still one point in the system whose acceleration could be found by applying second law। इसमें वो कह रहा है कि कई दफ़ा ऐसा होता है कि कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जिसके डिफरेंट पार्टिकल्स या डिफरेंट उसके पार्ट्स ऑफ द सिस्टम होते हैं, उनके हर पार्ट का अपनी अपनी वेलोसिटी होती है, अपना अपना एक्सेलरेशन होता है, यानी इनके जो ओवरऑल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन होता है वो सेम नहीं होता, वो डिफरेंट होता है। कहता है कि फिर भी देयर इज स्टिल फिर भी एक पॉइंट ऐसा होता है सिस्टम के अंदर जिसका एक्सेलरेशन जो है हम सेकंड लॉ को अप्लाई करते हुए हम फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि कुछ ऐसे सिस्टम्स होते हैं जिनके पार्टिकल्स अलग अलग हरकत कर रहे होते हैं, हर पार्टिकल अलग अलग मूवमेंट में लगा हुआ होता है, उसकी अलग अलग उसकी स्पीड होती है, उसके अलग अलग से उसकी एक्सेलरेशन होती है। तो वो कहता है कि पूरे सिस्टम में मोशन के लिहाज से फिर भी एक पॉइंट ऐसा होता है, उसको हम स्टडी कर सकते हैं। ये पॉइंट ऐसे बिहेव करता है, ऐसे इस तरह वो रिएक्ट करता है जैसे सिस्टम का सारा मास वहाँ पर जमा हो, सारा मास वहाँ पर सम अप हो, सारा मास वहाँ पर जमा हो। सो वो पॉइंट जो है उसको यूज़ करते हुए हम उसके ऊपर हम सेकेंड लॉ ऑफ मोशन लगाएंगे न्यूटन की, और उससे हम जो है उसको जो उसका मास है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस पॉइंट इज़ कॉल्ड एज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। इस नुक्ते को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ मास कहेंगे। यानी ये पॉइंट ऐसा पॉइंट होगा जहाँ उस बॉडी का सारा मास या उस सिस्टम का सारा मास हम अज्यूम कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं, क्योंकि ये पूरे का पूरा वही है, और जो यानी कि उसका जो मास होगा या वो बॉडी की जो मूवमेंट होगी वो उसी पॉइंट पर हमें मिल जाएगी। देखिए यहाँ पर उसने सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन बताई है। कह रहा है कि द सेंटर ऑफ मास ऑफ बॉडी इज़ द पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ द बॉडी इज
assumed to be concentrated। इसमें कह रहा है कि किसी जिस्म का जो सेंटर ऑफ मास है वो ऐसा पॉइंट है, वो नुक्ता होता है जहाँ पूरे जिस्म की जहाँ जो पूरे जिस्म का जो मास है या जो उसके पूरे जिस्म का जो वेट है वो उसी पॉइंट पर कंसंट्रेट किया हुआ अज्यूम किया जाता है या Hence, the center of mass behaves as if the all mass of body or system is lying at that point। कहते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास जो पॉइंट है वो इस तरह से बिहेव करता है कि इफ़ ऑल द मास ऑफ बॉडी सिस्टम इज लाइंग, कहता है कि इस तरह से बिहेव करता है कि जैसे पूरे जिस्म का जो वेट है या जो पूरे जिस्म का मास है वो उसी पॉइंट पर आके रुक गया हो, उसी पॉइंट पर आके लेइंग यानी कि मरकूज हो, उसका जो डायरेक्शन है या उसका जो मैग्नीट्यूड है वो उसी पॉइंट पर आ गया हो। आगे देखिए कहता है कि फिगर के अंदर दिखाया गया है रोटेटिंग रेंच स्लाइड्स अलोंग अ फ्रिक्शनलेस फ्लोर। ये देखिए जी एक रेंच की जो डायग्राम है उसको दिखाया गया है। ये रेंच देखिए यहाँ पे सीधा है, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता रोटेट कर रहा है, इस डायरेक्शन में आ गया, फिर यहाँ से ऐसे रोटेट करके इस डायरेक्शन में आ रहा है। यानी कि ये एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर, ऐसा फ्लोर जहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, जहाँ पे कोई भी रगड़ नहीं है, उसके ऊपर ये घूम रहा है, स्लाइड कर रहा है। अब ये देखिए कि जैसे जैसे घूमता है, जैसे जैसे घूमता है इसकी स्पीड जो है वो बिल्कुल इक्वल है। और यहाँ पर कहता है कि देयर इज़ नो रिजल्टेंट फोर्स ऑन द रेंच, कहता है कि इसके ऊपर कोई भी बिरोनी जो फोर्स है वो अमल नहीं कर रही। ये एक फ्रिक्शनलेस फ्लोर पर घूम रहा है, इस पर कोई बिरोनी फोर्स जो है वो एक्ट नहीं कर रही। देयर फॉर इट सेंटर ऑफ द मास शोन बाय येलो डॉट, कहता है कि इसीलिए जो ये येलो डॉट है ये इसके सेंटर ऑफ मास को दिखाया जा रहा है। और फॉलोज अ लीनियर पाथ विद कॉन्स्टेंट स्पीड, कहता है कि एक लीनियर पाथ के ऊपर मोशन कर रहा है, एक इक्वल स्पीड के साथ, कांस्टेंट स्पीड के साथ ये मोशन करता जा रहा है। आगे देखिए जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ वेयर जी इज ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म द सेंटर ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट कोइंसाइड्स विद इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी। कहता है कि ज़मीन की सतह पर जहाँ पर जी जो है वो तमाम पार्टिकल्स के लिए यूनिफॉर्म हो, ऐसी सरफेस सतह ज़मीन के ऊपर एक ऐसी सरफेस जहाँ पर जी ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म यानी कि एक जैसी हो, इक्वल हो, वहाँ पर क्या होता है सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होते हैं, एक ही पॉइंट पर होते हैं, एक ही जगह पर होते हैं। अब इस डायग्राम में हमें क्या समझ आया, हमें ये समझ आया कि जो रेंच है वो खुद ब खुद घूम रहा है, इसके ऊपर कोई भी रिजल्टेंट या बिरोनी या एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही, लेकिन इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो एक ही लाइन में स्ट्रेट चल रहा है। यानी ये येलो लाइट को आप देख लीजिए, येलो डॉट को, ये सब रेंचेस के अंदर इक्वली आ रही है, ठीक है। अब जब रेंच रोटेट भी करता है फिर भी येलो डॉट जो है वो एक ही स्ट्रेट लाइन में रहता है, जैसे ये एक सीधी लाइन को फॉलो कर रहा हो। ये देखिए आप देख सकते हैं कि येलो डॉट एक ही लाइन में है। सो जो हमारे पास सेंटर ऑफ मास है, अगर बॉडी के ऊपर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो कांस्टेंट रहेगा, एक ही लाइन में वो जो है मूव करेगा। सो स्टूडेंट्स आज का ये हमारा टॉपिक था जिसके अंदर हमने देखा कि डिटर्मिनेशन ऑफ अ फोर्स फ्रॉम इट्स परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स के किस तरह परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स को यूज़ करते हुए हम किसी भी फोर्स के मैग्नीट्यूड को देख सकते हैं, उसके डायरेक्शन को देख सकते हैं। फिर हमने एग्जांपल 4.3 को सॉल्व किया। उसके बाद हमने देखा कि मूवमेंट्स के क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं। हमने एक्टिविटी 4.2 को देखा, उसको अच्छे से समझा। फिर हमने देखा कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास क्या होते हैं, हमने इनको अच्छे से कवर अप किया, उनके सारे कॉन्सेप्ट को देखा और एनिमेशन वीडियोज़ के साथ और पिक्चर्स के साथ, इमेजेस के साथ समझने की कोशिश की। सो आज का ये हमारा टॉपिक था जिसमें हमने ये सारे पॉइंट्स को क्लियर किया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। कोई भी ऐसा पॉइंट, कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में ना आया हो, आप लाजमी कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और अगर आपको ये वाला टॉपिक या ये वाला लेक्चर अच्छे से समझ आ गया हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा। और हमारी आने वाली अगली वीडियो के लिए रेडी रहिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो, हर आने वाले लेक्चर आपको सबसे पहले पहुँच जाए। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।